जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक 30 मई 1 जून का जो हमारा मॉक टेस्ट है उसके क्वांट सेक्शन के सॉल्यूशंस की। मॉक का लेवल इजी है, ठीक है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मॉक अटेम्प्ट अगर नहीं किया है अब तक तो मॉक को जरूर देना। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर वगैरह कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो लिखा है कि व्हाट कैन बी एडेड टू द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 11 13 55 ताकि वो 100 बन जाए। तो सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थानुपाती हमें पता होना चाहिए। तो 11 13 55 और कोई एक्स है, ठीक है। ये इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। इस एक्स में क्या ऐड करें कि वो 100 बन जाए, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी हमें ये जानना है। तो पहले तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे, उसके बाद उसमें क्या ऐड करना है कि 100 बन जाए ये ढूंढेंगे। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और वो प्रोडक्ट बराबर होता है बीच के दोनों के। तो आप कहोगे 11 गुणा एक्स बराबर 13 इंटू 55। 11 से काट दो, कितने बार में गया? 5। यानी जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ये जो एक्स है, ये क्या आ गया हमारा? 13 पंजे 65। क्वेश्चन ने अब क्या पूछा कि इसमें क्या ऐड करें ताकि ये क्या बन जाए? 100 बन जाए। तो आप बताओ 65 में क्या ऐड करें कि 100 बन जाए? तो आप कहेंगे 35। तो जो क्वेश्चन जानना चाह रहा है उसका आंसर क्या है? 35, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ग्राफ है, बोला गया है ये हमें पैसेंजर्स दिए गए हैं जो बस से ट्रेवल करते हैं और ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। ब्लू वाले बस से ट्रेवल करते हैं, ऑरेंज वाले ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ पैसेंजर जो कि बस से ट्रेवल करते हैं मंडे और ट्यूसडे में, वो कितना परसेंट है नंबर ऑफ पैसेंजर जो कि ट्रेन से ट्रेवल करते हैं ट्यूसडे और थर्सडे को। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ जो है वो कम विजिबल होगा तो मैं डेटा लिख देता हूँ। नंबर ऑफ पैसेंजर जो मंडे को बस से ट्रेवल करते हैं वो है हमारे 480, प्लस में ट्यूसडे को जो बस से ट्रेवल कर रहे हैं वो है हमारे 500, यानी ये टोटल हो गया हमारा 980। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे अगर हम ट्यूसडे को ट्रेन के पैसेंजर देखें तो वो है हमारे 380, एंड थर्सडे को अगर देखेंगे तो थर्सडे को है हमारे 740। ट्रेन वाले ये बस के हैं, ये ट्रेन। इसका सम कर लोगे तो जीरो का जीरो, 8 4 12, 7 3 10 और 11। अब पूछा गया 980 जो है आपका, यानी ये 1020 के 1120 के कितना परसेंट है। सिंपली सॉल्व करते हैं। जीरो से जीरो गया, ठीक है। 14 से काट दो, ये गया 7 बारी में, ये गया 8 बारी में। तो 7/8 को या तो सॉल्व कर लेना, या 7/8 की डायरेक्ट कुछ लोगों को फ्रैक्शन याद होगी, ये क्या होती है? 87.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, बोला गया है पाई चार्ट दिया हुआ है, पूरे सेंट्रल एंगल गिवन है। H7 की अगर वैल्यू कितनी है? 39। तो हमें बताना है टोटल जो आपके हॉस्पिटल में कितने बेड है, यानी पूरे की पूरी 360 की वैल्यू बतानी है। तो अभी आप कहोगे S7 कितना है? 26 है। तो जो 39 है वो किसकी वैल्यू है? 26 की। और हमें पूरे बेड यानी सेंट्रल एंगल 360 की वैल्यू बतानी है। तो इंटू में 360, काट के देखो तो 13 से गया 3 पे, 13 से गया 2 पे, 2 से गया ये 18 पे, और 18 से कितना होता है? 54। यानी पूरे के पूरे सातों हॉस्पिटल में जो बेड हैं वो कितने हो जाएंगे? आपके 540, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, पुलिस क्या करती है? एक थीफ को चेस करना शुरू करती है। पुलिस की स्पीड है 70, थीफ की स्पीड है, चोर की स्पीड है 50। ठीक है, पर जब पुलिस भागना शुरू करती है उस टाइम तक पहले ही चोर आपका 70 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर आगे है। तो हमें बताना है पुलिस जो है वो चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, ये 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये स्पीड 50 है, ये स्पीड 70 है। तो आपको पता है सेम डायरेक्शन में भागना है तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम आएगा। पुलिस की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 70 माइनस 50 यानी सिर्फ कितनी होगी? 20। और गैप कितने का क्रिएटेड है? 70 का। ठीक है, तो 70 के गैप को 20 की स्पीड वाला कितनी देर में कवर कर लेगा? तो सिंपली डिवाइड कर दो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या निकल आएगा? टाइम। जीरो से जीरो, आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 घंटे, 3.5 आवर्स के अंदर पकड़ा जाएगा चोर, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं देखो, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 32, 8 चौक 32। ठीक है, ये हो गया 32 को आपने 8 से डिवाइड किया, क्या हो गया? 4, और 4 इंटू 7 हो गया हमारा 28।
32 में से 28 माइनस कर दो, कितना बच गया 4, 4 को 64 में जोड़ दो, यानी ऊपर आ गया 68। नीचे देख लो, तो आपने काट दिया इसे, ये हो गया 2, 4 दूनी 8, ठीक है, और 15 में से 5 गया 10, 10 और 8 कितना हो गया 18। सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये गया 34 पे, 2 से काटेंगे ये गया 9 पे, आगे नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 34/9, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक रोड है जो 90 दिनों के अंदर बननी थी और आपने 80 वर्कर काम पे लगाए थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि आधा टाइम बीत जाने के बाद, आधा टाइम बीत जाने के बाद आपको पता लगता है कि सिर्फ अभी तक 1/3 काम ही खत्म हो पाया है, ठीक है। तो अब आप कुछ एक्स्ट्रा वर्कर लेकर आ रहे हो ताकि काम अभी भी ओरिजिनल डेज में ही खत्म हो जाए। ओरिजिनल डेज यानी 90 दिनों में ही काम हमारा खत्म हो जाए सारा का सारा। इसके लिए आज हमें कितने और एक्स्ट्रा वर्कर मंगाने पड़ेंगे आधा दिन बीत जाने के बाद, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करते, हम मैन डेज आवर्स अपॉन वर्क, मैन डेज आवर्स डिवाइडेड बाय वर्क, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। MDH/W, MDH/W बराबर बराबर करके चल रहे होते हैं। जिस भी चीज़ की कमी होती है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो एक तरफ आप लिखोगे लोग कितने थे शुरू में 80, ठीक है। उन्होंने 90 दिन तक का तो काम था पर किया नहीं है 90 दिन तक। हमें एक्चुअल काम कहाँ तक का पता है, हमें पता है आधे डेज में 1/3 काम हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे 80 लोगों ने 45 दिनों में 1/3 काम किया है। आगे अब कितने लोग लगाएं ये तो हमें नहीं पता, कितने लोग लगाएं ताकि बचे 45 दिनों में। आधे दिन खत्म हो गए यानी आधे दिन बचे हुए, कितना काम खत्म करवाना है, पूरे काम में से 1/3 हो गया यानी अभी को कितना और रहता है 2/3 रहता है। बस इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 से 3 काट दो, 45 से 45 गया, 2 वहाँ चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160। यानी बचे जो 45 दिन है इसमें 160 लोग काम करेंगे। अब इसमें से कहोगे 80 तो पहले से ही काम कर रहे थे, यानी एक्स्ट्रा कितने लेके आए हम, 80 लोग हम एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन बोला गया है, जो 9 नंबर्स है उनका एवरेज क्या है 60। गलती से आपने 21 को क्या रीड कर लिया था 12, यानी ज़्यादा वैल्यू को कम रीड किया है तो एवरेज अभी कम आया है। तो राइट एवरेज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पुराने एवरेज को नहीं छेड़ते, बस हम डेविएशन के चेंज को देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव है तो एवरेज बढ़ेगा, अगर नेगेटिव है तो एवरेज घटेगा। तो 60 तो ऐसे ही रहने दो। आपने क्या किया 21 को 12 रीड कर लिया यानी कम रीड किया है, तो एक्चुअल वैल्यू और बड़ी आएगी, तो प्लस कर लेंगे। कितना एक्स्ट्रा लेना है 12 तो हम इंक्लूड कर ही चुके हैं पहले से, 21 बनाने के लिए हमें 9 और चाहिए। और इस 9 को बांटेगा भी कौन, ये जो 9 नंबर है यही बांट लेंगे आपस में। तो 9 से 9 कैंसिल, क्या बचेगा 1। तो एवरेज क्या हो जाएगा बढ़कर 60 जमा 1 61, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, देखना अगला क्वेश्चन है 1 + 10 17 इंटू 1 + 10 28 की वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज को ध्यान देखना हमेशा, 1 + 10a, ठीक है, इंटू में 1 + 10b। अगर ये कहीं पे लिखा है और a और b का सम जो है वो 45 है, तो आपको कुछ भी नहीं देखना, सीधे इसका आंसर क्या होगा 2। इसे आप प्रूव भी कर सकते हो, 10a + b के फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये दिख जाए यानी ये a ये b मिलकर 45 है, तो बस आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 2। ऐसा ही यहाँ पर है, ये 17 ये 28 मिलकर क्या बना रहे हैं 45, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। एक घर के अंदर 3 ह्यूमन है, ठीक है, कुछ कैट है कुछ डॉग है। कैट और डॉग का रेशो है क्या है 1:2। टोटल जब पैरों की गिनती हुई तो कितनी हुई 42। हमें बताना है कैट और डॉग का टोटल क्या है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस रेशो वेशो की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने जो चीज़ पूछी है वो इस 1:2 के बिना भी निकल जाएगी। अब आप कहोगे 3 ह्यूमन है, तो ह्यूमन के तो 2 पैर होते हैं, यानी इन 3 ह्यूमन के ही कितने पैर होंगे 6। तो 42 में से 6 तो ये वाले हटा दो। अब जो भी पैर होंगे वो किसके होंगे कैट और डॉग के मिलाकर, तो कितने बचेंगे 36। कैट के भी 4 होते हैं डॉग के भी 4 होते हैं, तो सीधे से 4 से डिवाइड कर दो, यानी कैट और डॉग मिलाकर टोटल कितने होंगे उस घर के अंदर 9 होंगे। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े चलिए, अगला क्वेश्चन है राजू रवि और अशोक एक इलेक्शन में भाग लेते हैं। 5% जो आपके वोट हैं वो क्या हो जाते हैं इनवैलिड। राजू को 30%
ओरिजिनल जो आपके टोटल वोट पड़े उसके 30% मिले, रवि को 32% मिले, और जो विनर है उसे, जिसे सबसे कम वोट मिले हैं उसके कंपैरिजन में 51-36 ज़्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, तो हमें बताना है टोटल वोट कितने डाले गए थे। कुछ नहीं करना है, सिंपल मान लीजिए टोटल वोट कितने डाले गए थे, 100 वोट डाले गए थे। आप कहोगे 5%, यानी 5 वोट तो हो गए इनवैलिड। ठीक है, ये हो गए हमारे इनवैलिड। और अब 95 वोटों का खेल रह गया है। अब क्वेश्चन कहता है राजू, रवि और अशोक लिखना चाह रहा होगा, शायद अशोक गलती से लिख दिया इसने। अब इन तीनों में रवि को क्या मिले 30%, सॉरी राजू को क्या मिले 30% वोट टोटल वोट के, जो टोटल 100 उसका 30%, यानी राजू को मिले 30 वोट, रवि को मिले 32 वोट। ठीक है, इस अहोक के बारे में हमें पता नहीं है, पर इसका भी हम निकाल सकते हैं। हमें पता है 5 वोट तो वैसे ही खराब हो गए, टोटल 95 वोट हैं, इन दोनों के पास मिलाकर कितने हो गए हैं, तो अभी आप कहोगे 62 वोट इन दोनों के पास हैं। तो बचे हुए 33 वोट किसे मिले होंगे, इस अशोक को मिले होंगे। बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन कहता है जो विनर है, विनर कौन है, अशोक है, इसे सबसे कम वोट वाला कौन है, तो आप कहोगे सबसे कम वोट वाला तो राजू है। उसके कंपैरिजन में कितने ज्यादा वोट मिले हैं, 51-36। तो यहाँ 33, यहाँ 30, कितने वोट ज्यादा है, 3। 3 को क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51-36। ठीक है, हमें टोटल वोट जानने हैं, तो हम कहेंगे एक की वैल्यू काट के देखोगे तो क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 17, वो हो गया 12। 17 12 एक की वैल्यू आ गई, आपको 100 की वैल्यू जाननी है तो 2 जीरो लगा लो। तो 171200 जिसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए, टोटल वोट इतने पड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। दो सर्कल हैं, दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, और उनकी कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमें पता है, हमें उनकी रेडियस बतानी है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये एक सर्कल है, ये एक और सर्कल है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, दोनों की रेडियस सेम है। अब ऐसे क्वेश्चन में ये जो अंदर आप ट्रायंगल बनाते हो, ये हमेशा क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और इसकी साइड क्या होगी, तो इसकी साइड हमेशा क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी। ऐसा क्यों होगा देखो, तो आप कहते हो ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस है, यानी ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, रेडियस। सेम ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस है, ये लेंथ भी क्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे रेडियस। और यहाँ से देखो, किसी भी एक सर्कल को देख लो तो एक का सेंटर है और दूसरे का सरकमफ्रेंस है, यानी ये लेंथ भी क्या होनी चाहिए, रेडियस। तो ये क्या बन गया हमारा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसकी अगर मैं हाइट निकालूं, ये हाइट, तो आप क्या कहोगे, ये जो हाइट है ये क्या होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, तो √3/2 टाइम्स ऑफ साइड, यही होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी हाइट, √3/2 टाइम्स ऑफ रेडियस, क्योंकि आर जो है वो क्या है, मतलब जो साइड है वो क्या है, रेडियस है। इसी कॉर्ड को अगर आप पूरा बढ़ा दो तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कॉमन कॉर्ड। बोलो हाँ या ना। और अब ये ऊपर वाली वैल्यू का डबल हो जाएगा, यानी ऐसे केस में जो आपकी कॉमन कॉर्ड होगी उसकी लेंथ क्या होती है, √3/2 टाइम्स ऑफ आर, तो आधा ऊपर वाला है और उसका क्या कर दो, डबल। तो ऐसे में कॉमन कॉर्ड क्या होती है हमारी, √3r। क्वेश्चन ने क्या जानने को बोला, रेडियस। हमें पता है √3r किसके बराबर है, तो √3r बराबर है 42 के। तो क्या हम r नहीं निकाल सकते यहाँ से, तो r क्या आ जाएगा, r हो जाएगा 42/√3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो नीचे हो जाएगा 3, 3 से इसे काट दिया कितने पे, 14 पे, r की वैल्यू क्या आ गई, 14√3। देखो आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। जल्दीबाजी में ये मत लगा देना इसमें डिवाइड लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 14√3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कॉट बराबर दिया हुआ है 3/7, कॉसेक स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर जानना है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सेक को उठाकर ऊपर ले आओ, तो सेक को जैसे ही ऊपर लाओगे वो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इस कॉसेक को नीचे लेके चले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब आप कहोगे कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, यानी क्वेश्चन हमसे इनडायरेक्टली क्या पूछना चाहता है, कॉट स्क्वायर ए पूछना चाहता है। कॉट बराबर 3/7, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/49। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। हमें टोटल सरफेस एरिया जानना है। ठीक है, किसका, एक कोन का।
जिसकी रेडियस जो है वो क्या है 7/2 और स्लैंट हाइट हमें दी हुई है कितनी 4। तो आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जमा में बेस का एरिया। अब पाई आर कॉमन ले लो, पाई और आर हमने कॉमन ले लिया, एक तरफ से आर बचेगा एक तरफ से एल बचेगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई कितना है 22/7, आर कितना दिया हुआ है 7/2। ठीक है, अंदर देखोगे आर कितना है 7/2 या 3.5, कुछ भी लिख लो, प्लस में एल कितना है 4। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ही कट गया, कितनी बारी में 11 बारी में। ये कितना हो गया हमारा 7.5। तो 7.5 इंटू 11 करना है, 75 इंटू 75 कर लेते हैं, मतलब इंटू 11 ही अपने आप हो जाएगा। तो 5 का 5, 7 5 12, 7 और 1 8, तो हो जाएगा 82.5। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा 82.5। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक ट्रेंगल है आपका पी क्यू आर, जिसमें एस पॉइंट जो है आपका वो क्यू आर के ऊपर है और एस टी जो है वो पैरेलल है क्यू पी के। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ये एक ट्रेंगल है हमारा, ठीक है, क्यू पी और ऊपर है आर। ठीक है, एस एक पॉइंट है किसके ऊपर क्यू आर के ऊपर, और जो आपका एस टी है वो पैरेलल है किसके क्यू पी के। तो ये अपना एस टी हो गया। आगे बोला गया है क्यू एम और जो आपके टी एन है वो परपेंडिकुलर है पी एस के ऊपर। ठीक है, तो ये एक लाइन है हमारी पी एस, इसके ऊपर कौन कौन परपेंडिकुलर है? तो इस पे परपेंडिकुलर है हमारा क्यू एम, ये क्यू एम और टी एन, ये टी एन, ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्यू एम हमें दिया हुआ है 33 और टी एन दिया हुआ है हमें कितना 21। हमसे क्या पूछा गया है आर एस रेशो एस क्यू क्या होगा, आर एस रेशो एस क्यू क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब दो ट्रायंगल देखना सिर्फ, आप जो मैं दो ट्रायंगल आपको दिखाऊं, एक आपको देखना है एस क्यू, ठीक है, पी, एक ये ट्रायंगल देखना है आपने, और दूसरा ट्रायंगल आपने देखना है एस टी और ये जो आपका पी है ये देखना है। सबसे पहले तो इन दोनों में सिमिलरिटी लगाएंगे, ठीक है, इन दोनों में। अब क्या क्या लगेगी देखो, तो आप कहोगे ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? और और ये जो एंगल है इधर वाला, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल तो आपको बराबर मिल गए, तो तीसरे वाले के मजबूरन बराबर होना पड़ेगा। तो यानी आपके दोनों ये ट्रायंगल क्या हो गए आपस में सिमिलर हो गए। कौन कौन सिमिलर हो गए? ये आपका एस पी क्यू सिमिलर हो गया किसके एस टी पी के, ये दोनों आपस में हो गए अपने सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, पैरामीटर, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, ऐसा कुछ भी होगा तो उनका रेशो सेम ही होता है साइड के रेशो के। ठीक है, इन सबके रेशो सेम चलते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि इनके जो ऑल्टीट्यूड का रेशो है 33 और 21, यही इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशो होगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ एस टी रेशो क्यू पी क्या है, एस टी की तरफ वाला परपेंडिकुलर है 21 और क्यू पी की तरफ वाला, जो क्यू पी की तरफ वाला आपका परपेंडिकुलर है वो है आपका 33। तो एस टी और क्यू पी में रेशो क्या हो गया 21/33। काट के चाहो तो क्या लिख सकते हो 7/11। अब आना ध्यान से देखना, अब बड़े ट्रायंगल में जाकर अगर आप देखोगे आप इस बड़े ट्रायंगल में, तो एक पैरेलल लाइन होने की वजह से ऊपर का ये छोटा ट्रायंगल और कंप्लीट आपका ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो इनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड में रेशो बराबर होगा। तो आप कहोगे एस टी ऊपर वाले में साइड है और क्यू पी नीचे वाले की साइड है, तो इनका जो रेशो होगा वही इनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड में होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो एस आर है ये कितना होगा 7, उस टाइम पे पूरा का पूरा क्यू आर कितना होगा 11। एस आर जो है छोटे वाला ऊपर वाले की साइड है और आपका क्यू आर जो है वो बड़े ट्रायंगल की साइड है।
तो अगर ऊपर 7 है तो पूरा क्या होगा 11, तो नीचे क्या आना चाहिए फिर 4। बोलो हाँ या ना। तो हमसे पूछा क्या गया था, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा था आर एस रेशो एस क्यू, तो आर एस कितना है 7, एस क्यू कितना है 4, आंसर क्या हो जाएगा 7:4, ऑप्शन डी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आएगा तो एक बार पीछे करके देखना, ठीक है। उस टाइम तक तो आ ही जाना चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा डाउट को सॉल्व करवाने की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ रिवर ब्रिज ऑफ हाइट h फ्रॉम अ स्ट्रीमर इज अल्फा। ठीक है जी, ये आपका एक टॉप ऑफ ब्रिज है, एक स्टीमर आ रहा है आपका, ठीक है। इसके साथ अभी एंगल क्या बना हुआ है, अल्फा बना है, इसकी हाइट कितनी है h है। जब ये d किलोमीटर तक कवर कर लेता है, जब ये d किलोमीटर तक, यानी ये जो डिस्टेंस है ये d किलोमीटर तक जब ये आप कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये एंगल बन जाता है बीटा। तो यही जो आपका एंगल था अल्फा, ये चेंज होकर क्या बन जाता है बीटा। तो हमें बताना है d की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड h। ठीक है, इजी क्वेश्चन, आराम से करेंगे हो जाएगा। चलो देखो, मैं इसके कुछ नाम लिख देता हूँ अपने मन से। तो ये हमारा ए, बी, ठीक है, सी और डी। अब हमें क्या निकालना है, हमें डी सी निकालना है। जो हमारे डी सी है वो एक्चुअल में डी है, ठीक है। और ये डी सी कैसे निकल सकता है, ये डी सी निकल सकता है अगर मैं पूरा पूरा बी सी निकाल लूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट सॉल्व कर लें और उसमें से माइनस कर दें ये वाला बी और डी। तो इसमें से हम क्या माइनस कर दें, बी डी माइनस कर दें, तो हमारा डी सी निकल सकता है, ठीक है। और यही हम करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले बी डी और बी सी निकाल लेते हैं, बाद में उन्हें माइनस कर लेंगे। तो अगर मैं छोटे ट्रायंगल में देखूं, इस ट्रायंगल में देखूं ए बी डी में, तो आप कहोगे टेन थीटा बराबर, यानी टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, तो एच अपॉन में बी डी। बी डी की वैल्यू अगर निकालने बैठोगे तो बी डी ऊपर चला जाएगा, टेन बीटा नीचे आ जाएगा, तो बी डी हो जाएगा एच अपॉन में टेन बीटा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल के अंदर। दूसरे ट्रायंगल में जाओगे, यानी ए बी और सी में, जहाँ पे एंगल है अल्फा, यहाँ आप निकालिए टेन अल्फा। तो टेन अल्फा फिर से आप कहोगे पी अपॉन बी, तो पी तो अपना एच है और बी क्या है पूरा का पूरा बी सी। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी एच अपॉन में टेन अल्फा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब चलते हैं मेन जो हमें ढूंढना है, तो हमें ढूंढना था डी सी, जिसे हम डी कह रहे हैं। तो डी सी या फिर डी बराबर क्या होगा, हमने कहा बी सी माइनस बी डी। बी सी है हमारा एच अपॉन टेन अल्फा, माइनस करेंगे एच अपॉन टेन बीटा, ठीक है। एच को कॉमन ले लो थोड़ी देर के लिए, बाकी अगर हम एलसीएम लेंगे तो टेन बीटा वहाँ चला जाएगा, माइनस में यहाँ चला जाएगा टेन अल्फा, और नीचे आ जाएगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब इसी को ढूंढना है, ढूंढो ये किस में लिखा है एच इंटू में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, इसमें नहीं है, इसमें प्लस दिया हुआ है। इसमें लिखा है एच इंटू में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और नीचे वाले में भी लिखा है, और नीचे आना चाहिए टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यहाँ प्लस दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन इजी है, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। एक होटल क्या है आपको 12% डिस्काउंट देता है अगर आप दो या उससे ज़्यादा कमरे बुक करते हो, प्लस अगर आप एसबीआई के कार्ड से पेमेंट करोगे तो 5% का और ऑफ मिलेगा, ठीक है। राकेश ने दो कमरे 15-1500 वाले बुक किए, तो हमें बताना है राकेश को टोटल कितनी पेमेंट करनी है। तो पहली बात तो राकेश के 15-1500 वाले दो कमरे टोटल हो कितने के गए 3000 के। अब दो कमरे हैं, दो या दो से ज़्यादा के लिए डिस्काउंट है, यानी इस पर 12% तो ऑफ मिल जाएगा, तो उसे 12% छोड़कर यानी सिर्फ कितनी पेमेंट करनी थी 88%। ये उसका टोटल बिल बनता। अब उस पे एसबीआई का कार्ड था, यानी इस पे अब 5% का और डिस्काउंट मिलेगा, यानी उसे इस अमाउंट का भी सिर्फ कितना पे करना है 95%। 95% लिखो या काट कर क्या लिख सकते हो उसे 19/20 भी लिख सकते हो, ठीक है। बस इतनी पेमेंट करनी है, यही उसका फाइनल अमाउंट आएगा। सॉल्व करो, एक दो तीन जीरो से एक दो तीन जीरो कैंसिल, दो से इसे काट दो कितनी बारी में 44 बारी में, 19 या कितना हो गया 57, 57 इंटू 44, तो 7 चौक 28 का 2,
5 चौक 20 और 2 22, और अगली बार फिर यही आएगा 2 2 और 8, 8 का 8, 8 और 2 10 का 1, 2 2 4 और 1 5, और 2 का 2, यानी उसे टोटल कितनी पेमेंट करनी है? 2528 रुपये, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक बिल्डिंग जो है वो पिरामिड की शेप में है, उसे पेंट करवाना है, ठीक है, उसके सिर्फ आउटर वॉल्स को पेंट कराना है। पिरामिड शेप की बिल्डिंग स्क्वायर बेस वाली कुछ इस तरह से होगी, थोड़ा सा ड्राइंग गंदी है मेरी, देखना उसे। तो ये जो चारों आपके साइड साइड के सरफेस हैं, ये जो चारों आपके साइड के सरफेस हैं, और ये जो एक पीछे वाला है, आपको सिर्फ इन्हें पेंट कराना है। इस बेस पे कोई पेंट नहीं होगा, जो नीचे का बेस है इस पे पेंट नहीं होगा, ठीक है। बोला क्या है, रेट जो है वो 160 रुपये है पर स्क्वायर मीटर का। स्लैंट हाइट दी हुई है हमें 5, और जो बेस है उसका डायमेंशन दिया हुआ है 4x4, ठीक है। चारों तरफ पेंट कराना है, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ पेंट करवाना है। तो इसी बात को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं, इसका लेटरल सरफेस एरिया कह लो। अगर कर्व फिगर होती तो उसे कर्व सरफेस एरिया भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये आपका लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। क्या होता है ये, तो आप कहोगे इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस, ठीक है, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू में स्लैंट हाइट, इनटू में स्लैंट हाइट, 1/2 जो आपका आधार है उसका परिमाप गुणा में तिर्यक ऊंचाई। तो बस देख लो 1/2, 4x4 का बेस है, यानी उसका पैरामीटर निकालोगे, नीचे स्क्वायर है तो पैरामीटर रहेगा 4 इंटू 4 16, और स्लैंट हाइट दी हुई है 5, ठीक है। ये तो आ गया हमारा क्या, एरिया। अब 160 रुपये से और इसे मल्टीप्लाई कर लो इंटू 160, ठीक है। इसे काट दिया आपने कितनी बारी में, ये कट गया हमारा 8 पे, 8 पंजे कितना हो गया 40, 160 इंटू 40, 16 चौके होता है 64, एक जीरो और एक जीरो लगा दो 2 जीरो, टोटल कितना खर्चा आ जाएगा 6400 रुपये, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो एक नंबर को जब आप 15 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 8 आता है। जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ए आता है। ए के लिए इनमें से कौन सी बात ट्रू है, ठीक है, कि ए हमेशा प्राइम होगा, ए हमेशा 3 का मल्टीपल होगा, ए हमेशा इवन होगा, या ए जो है सिर्फ 3 ही पॉसिबल वैल्यूज ले पाएगा, ठीक है। चलिए तो हम 3 वैल्यूज लेकर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 15 से काटने के बाद 8 रिमाइंडर है, तो ऐसा पहला नंबर होगा कि कटे ही ना, सीधे 8 ही ले लो, 15 से कटेगा ही नहीं, पूरा का पूरा 8 बच जाएगा। अगला 15 जमा 8 यानी 23 ले लो, और उससे अगला 23 में भी 15 जोड़ लो, यानी कितना हो जाएगा हमारा 38 ले लो। इन सबके केस में ये 15 से कटेंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब इन्हीं को क्या काटना है, और इसके आगे भी अगर आप देखोगे तो अगला नंबर होगा 45, 45 में आप 8 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा 53। चलो इतने नंबर्स ले लिए मैंने, और मैं चेक करता हूँ कि 9 के केस में कैसे रिमाइंडर्स आ रहे हैं, उनमें क्या पैटर्न है। तो आपने जब 9 से काटा पहले 8 को, तो कटेगा ही नहीं 9 से डिवाइड करने पे, और जो आपका रिमाइंडर बच रहा होगा वो क्या बचेगा, तो रिमाइंडर पूरा का पूरा 8 बच जाएगा। अगला जब 23 को काटोगे तो आप कहोगे 9 दूनी 18 काट देगा ये, ठीक है ना, और कितना बचा लेगा 5 बचा लेगा। अगला जब आप 38 को काटने जाओगे तो आप कहोगे 9 चौक 36 तक बच जाएगा, ठीक है, 9 चौक 36 तक बच जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास 2, 36 तक कट जाएगा, सॉरी। आगे अगर मैं इसे चेक करता 53 के केस में, तो आपका 9 क्या करता, 9 फिर से आपका 45 तक काट देता, और क्या बचता फिर से 8, यानी 8 रिपीट हो रहा है। अगर और आगे जाके देखोगे तो 15 से कटने के बाद 8 बचाना है, तो मैं अगला नंबर मान लो 68 लेता हूँ। तो अब इसे आप 8 से काटोगे तो, सॉरी 9 से काटोगे तो 9 सते 63 पे कट जाएगा, और क्या बचा लेगा 5, यानी यही वाले रिमाइंडर फिर से रिपीट हो रहे हैं। एक उसके अगले को भी चेक कर लो, तो उसका अगला आपका क्या करता है, आपका 75 जमा 8, 75 जमा 8 कितना होगा हमारा 83, ठीक है। जब इसे आप 9 से काटोगे तो 9 में 81 कट जाएगा, और कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, यानी ये जो 852 का पैटर्न है ये हर 3 नंबर बाद रिपीट कर रहा है। तो सिर्फ ये 3 ही वैल्यू ले पाएगा ए, कौन कौन सी, या तो 8 बचेगा, या तो 5 बचेगा, या तो 2 बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया होगा। 15 से कटने के बाद 8 रिमाइंडर बचे, ये हमारा स्टैंडर्ड नंबर था, और इसे फिर से हमें 9 से काट के देखना था कि रिमाइंडर के बारे में हमें क्या पता लगता है। तो हमें क्या पता लगा, सिर्फ 3 ही रिमाइंडर दे रहा है वो, 8 5 और 2,
बार बार यही 3 वैल्यूज आ रही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पाई चार्ट है, ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में ऊपर दिया हुआ है। बोला गया नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन बी आर 80s, ठीक है। बॉयज का ही पाई चार्ट भी दिया हुआ है। तो आप देखोगे बी के अंदर तो 40% है, 40% को क्या कह रहे हैं, 80, यानी हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, ठीक है। आगे बोला गया है गर्ल्स इन सेक्शन डी आर 5/7 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन डी। सेक्शन डी में 7% बच्चे हैं, आपको 2 का फैक्टर दिख रहा है, यानी सेक्शन डी के अंदर आपके जो बॉयज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, टोटल 14। बोलो हाँ या ना। अब गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं इसका 5/7, तो 14 का 5/7, 7 से काट दिया 2 बारी में, और 2 पंजे कितना हो गया, 10, यानी सेक्शन डी के अंदर गर्ल्स कितनी होंगी, ऑप्शन डी 10। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखो राहुल ने क्या किया, अपनी एक 10,000 की इन्वेस्टमेंट को 3.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे बैंक में रख दिया। बैंक ने उसे टोटल पैसे लौटाए कितने, 11,500 रुपये। राहुल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, हमें ये बताना है। तो हम कह रहे हैं 10,000 के 11,500 मिल रहे हैं, यानी 1,500 रुपये हमारे ब्याज के हैं। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी कितना है, 10,000, आर का हमें पता नहीं, टाइम 3.5 साल है, तो उसे लिख देते हैं 7/2 और बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 वहाँ चला गया और क्या बन गया, 30, 7 आ गया नीचे, किसकी वैल्यू है ये, आर की। 7 से काटो, 7 चौक 28, कितना बच गया, 2, 2/7% एज इट इज। तो रेट क्या रहा होगा, 4/2/7% ऑप्शन ए। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, 3x जमा वाई बराबर 45 है, x माइनस 10 का क्यूब प्लस में y/3 माइनस 5 का क्यूब बताना है हमें। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इक्वेशन कितनी है, एक, वेरिएबल कितने हैं, 2, ठीक है। तो आपके वेरिएबल इक्वेशन से एक ज़्यादा है, तो एक वैल्यू आप इंडिपेंडेंट मान सकते हो, यानी अपने मन से उस वैल्यू को कुछ भी पुट कर सकते हो, सवाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस y को 0 ही पुट कर देते हैं। जैसे ही हमने y को 0 पुट किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x बराबर 45, यानी x क्या हो गया, 15। x 15 है और y क्या है, 0। इन वैल्यूज को रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ 15 रखूंगा, तो 15 माइनस 10 का क्यूब यानी 5 का क्यूब आ जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ आपने y को 0 रखा, तो ये पूरा 0 हो गया, और क्या बचा, -5 का क्यूब। तो +5 का क्यूब होगा 125, -5 का क्यूब होगा -125, कट कर क्या बचाएगा, कुछ भी नहीं, यानी 0। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें बी पर 90 डिग्री है, ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, बी पर 90 डिग्री है, ए बी सी। बोला गया है ए बी बी सी बराबर है, ए बी बी सी बराबर है, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, और कितने के हो जाएंगे, 45-45 के। अब 45-45 वाले ट्रेंगल में आपको पता होगा, ये एक है, ये एक है, तो ये क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। हमें दिया है ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, 16, यानी √2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 16। हमें पैरामीटर निकालना है, तो √2 बराबर 16 दिया है, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 16/√2, काट दोगे, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये 2 से कट गया 8, यानी एक की वैल्यू क्या आ गई, 8√2। ये हो गया 8√2, ये भी हो गया 8√2, और वो है हमारा 16। ऐड करने को बोला गया है, पैरामीटर निकालना है, तो 8√2, 8√2 तो हो गया 16√2, जमा में हाइपोटेनस का 16, 16 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, √2 जमा 1। देखो ऐसा कौन सा आंसर है, तो आपको हो गया, ऐसा लिखा है ऑप्शन बी के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। एक एम पाइप है जो सिस्टम को 81/2 मिनट में फिल कर सकता है। लीकेज की वजह से ये फिल होता है 189.189/4 मिनट्स के अंदर, ठीक है। हमें बताना है अगर टंकी को पूरी तरह से भर दिया जाए, तो वो जो लीकेज है वो टंकी कितनी देर में खाली कर देगी, ठीक है। चलिए, तो आप कहोगे एम अकेले जो है वो 81/2 मिनट में भर सकता है, और मान लो एम के साथ ए नाम की कोई लीकेज है, तब ये टाइम लग जाता है 189/2। फ्रैक्शन वाली एलसीएम कैसे लेते हैं, तो फ्रैक्शन में हम कभी एलसीएम ले रहे हैं तो हम एलसीएम सिर्फ ऊपर का ही लेते हैं, ठीक है। ये 4 है, चलो तो 81 और 189 का एलसीएम क्या लोगे,
तो 81 को लिख सकते हो आप 27 × 3, 189 को लिख सकते हो 27 × 7। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। 27 तो आएगा ही, एक जगह से 3 आ जाएगा, एक जगह से 7 आ जाएगा, ये इसका एलसीएम बन गया। अब जब आप ऊपर वाले से डिवाइड करके वैल्यू निकालोगे यहाँ के लिए, तो 27 × 3 तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 7, और नीचे का 2 घूम कर आ जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 14। सेम ऐसे ही 189/4 के लिए देखोगे तो 27 × 7 तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 3, पर नीचे का 4 घूम कर आ जाएगा ऊपर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 12। यानी m अकेला 14 काम करता है, m के साथ a मिलकर 12 काम करता है। यानी a जो है वो -2 काम करता है। जो लीकेज है वो 2-2 यूनिट बाहर फेंकती है। अब हमें पूरा का पूरा टैंक भर देना है, यानी 27 × 3 × 7 का जो आपका टैंक है ये पूरा भरा हुआ है, और इसे खाली किसने करना है, इस लीकेज ने खाली करना है। कहीं भी देखोगे 2 से भाग नहीं किया गया किसी भी ऑप्शन में, तो हम भी नहीं करेंगे, बस मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो क्या हो जाएगा, 21 और 27 को गुणा करना है, तो 27 × 21 कर लेते हैं। 21 सत्ते 147, और 21 दूनी 42, 7 का 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, तो रहेगा 567/2 अपना आंसर बनेगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बोला गया है 2 वेसल हैं, ठीक है, जिनमें स्पिरिट और वाटर का रेशो दिया हुआ है हमें। ठीक है, स्पिरिट और वाटर का रेशो क्या दिया हुआ है, ए के अंदर दिया हुआ है 3:5, और बी के अंदर दिया हुआ है 4:17। ठीक है, ये स्पिरिट है पहले वाला, दूसरे वाला वाटर है। वेसल ए में 27 लीटर स्पिरिट है, यानी जो 3 है वो किसको दिखा रहा है, 27 को। ठीक है, तो आप कह सकते हो अगर 3 जो 27 को दिखा रहा है, यानी 9 का फैक्टर काम कर रहा है, तो 5 भी 9 से मल्टीप्लाई होकर वाटर कितना बना लेगा, 45। स्पिरिट वाटर, स्पिरिट वाटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा अगर वेसल ए और बी में दोनों में मिलाकर स्पीड जो है वो टोटल कितना है, 43 है, तो आप कहोगे ए में कितना दिख रहा है आपको 27, 43 बनाने के लिए बी में कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे बी में 16 का स्पिरिट होगा। ठीक है, तो 16 को अगर आप 4 को 16 कह रहे हो, यानी 4 के फैक्टर से काम करवा रहे हो, तो 17 के साथ भी वाटर में वो 4 का फैक्टर काम करेगा रेशो मेंटेन करने के लिए, और उस टाइम पे वाटर कितना हो जाएगा 68। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों मिलाकर टोटल कितना वाटर है, तो टोटल वाटर कितना है 45 जमा में 68 जोड़ लो, 68 और 45, 8 5 13 का 3, 1 बचा, 6 4 10 और 1 11, यानी दोनों बर्तनों में मिलाकर टोटल पानी कितना है 113 लीटर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट एम्प्लॉय ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज एंड लास्ट 3 डेज बाय सेकेंड एम्प्लॉय। ठीक है, ये आपके दोनों दो अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पूरे वीक में वो कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, ये दिया हुआ है। तो पहले 3 दिन में पहला एम्प्लॉय कितना कितना 200 300 200, तो 500 2 700 रेशियो में। लास्ट के 3 दिन में दूसरा एम्प्लॉय यानी 250 और 350, ये हो गया 400 तो 600, 600 और 100 700, तो 700/700, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1:1। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यही अपना लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो यहीं तक थी। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका जो भी स्कोर रहा इस मॉक के अंदर उसे भी ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, और भी कोई फीडबैक हो चैनल को लेकर उसे कमेंट कर दीजिएगा आप। और बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी ज़रूर लिखना। 9 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है सीजीएल का। उसके बाद कोशिश करेंगे कोई सीरीज़ वगैरह चला पाएँ जिससे हमें अगले 2-3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। बाकी चैनल से जुड़े रहना, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।